हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। हमारे साथ योगेश सिंह हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, हमारे साथ पंकज बेनीवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप नरूला हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहला सवाल योगेश सिहाग जी आप ही से है। बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पे सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए आज का बजट 2,05,000 करोड़ का जो पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने, हमें उसमें कुछ भी नया नहीं नजर आ रहा। आप मुझे उसमें 3 बातें ऐसी नई बता दीजिए जो रोजगार को लेकर हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, किसानी को लेकर हो। मैं नहीं समझता कि पहले से 4.5 लाख करोड़ का जो कर्ज हरियाणा पर है और अभी भी जो बजट पेश किया है उसमें हमारे चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की हो, आप यूनिवर्सिटीज का हालात देख लीजिए, स्कूलों के हालात देख लीजिए, हॉस्पिटल के हालात देख लीजिए, क्या हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था के। तो मैं इस बजट को बिल्कुल भी जो किसान और गरीब ऐसी नहीं मानता। ठीक है, और हम आप चर्चा करेंगे महिलाओं इस के पर। लिए पंकज जी एक प्रमुख बात बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे हम। करोड़ की पंकज व्यवस्था जी तो की है, क्योंकि देखिए योगेश जी ने तो कह दिया है कि कुछ भी नया नहीं है इस बजट में। आप जवाब दे दीजिए इस बात का, क्योंकि बजट जो आया है अब तक का सबसे बड़ा भी बजट है। आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, और जितनी भी जनता आपके चैनल के माध्यम से हम सबको देख पा रही है सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, नायब सिंह सैनी जी का बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ये पहला बजट है और बहुत ही शानदार बजट। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका बजट रहा, नायाब बजट। हर एक हरियाणवी के लिए, हर एक वर्ग के लिए सब कुछ रहा इसमें। जैसा उन्होंने बताया था कि मैंने बजट पूर्व जो जनता के साथ बातचीत की, बैठकें की, जो अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग स्थान पर बैठकें हुई, उन 11 बैठकों के माध्यम से जो 15,000 से ज्यादा सुझाव आए, उन सुझावों का सर्वसमावेश करके ये बजट मैंने बनाया, तो उसको आज प्रस्तुत हरियाणा की जनता को किया और हरियाणा की जनता को समर्पित ये बजट आज जैसे कि नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा बतौर वित्त मंत्री ये भी कह रहे थे इस वित्त वर्ष के अंदर जो अभी तक हमारा जो संकल्प पत्र में 217 जो संकल्प है, उनमें से 90 संकल्प कर पाएंगे इस वित्त वर्ष के अंदर। यानी कि वो जितने भी हमारे संकल्प है, ठीक है पंकज जी, करेंगे हम इस पे बारीकी से चर्चा भी करेंगे। अभी आपने शानदार इसका करार दिया है, हालांकि प्रदेशवासी क्या कहते हैं वो देखना होगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप नरूला जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? क्योंकि पहली दफा बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बजट पेश किया कि बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे, क्या वो पूरी हुई है जनता की? आप कैसे देखते हैं इसे? प्रदीप जी से भी जुड़ेंगे हम। योगेश सिहाग जी, क्योंकि आप कुछ पॉइंट भी अपना ऐड ऑन करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात को रखिए। देखिए, मैं यही कह रहा था मैडम, जो 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत की गई है, उसमें भी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि 2100 रुपए, क्योंकि जो बीजेपी का घोषणा पत्र था 2100 रुपए के लिए कोई कैपिंग सिस्टम नहीं था कि सभी बहनों को मिलेंगे। अब इसमें मुझे लगता है इसमें भी सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ये इसमें इनकम का या कुछ बीच में जो बैरियर लगाने की सोच रही है, क्योंकि उससे स्पष्ट आज के बजट में भी ये नजर नहीं आ रहा कि सभी बहनों को 2100 रुपए दिए जाएंगे या नहीं। चलिए, वो तो पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, क्या प्रोसीजर इसका रहता है, वो आगे आ भी जाएगा जब डॉक्यूमेंटेशन वर्क इसमें स्टार्ट होगा। पर महिलाओं को जो वायदा किया था सरकार ने वो तो पूरा किया ही है। वादा पूरा कहाँ किया है?
ठीक है योगेश जी, आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर हम जवाब लेंगे पंकज जी से, लेकिन उससे पहले प्रदीप नरोला जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप लगातार इस पूरे बजट को पढ़ रहे होंगे, देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपको कौन कौन सी बड़ी बातें लगी हैं? प्रदीप जी। चलिए, प्रदीप जी तक शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जेपी मंगला जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जेपी मंगला जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर खास तौर से कौन सी आपको उम्मीदें थी और कौन सी उम्मीदों पर सरकार आपकी खड़े हो पाई है? सबसे पहले मैं चैनल को नमस्कार करना चाहता हूं, दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री पूरे प्रदेश में चलकर ये लोगों से राय मशवरा किया है कि हरियाणा का बजट 2025 कैसा होना चाहिए। एक मौका गुड़गांव वालों को भी दिया गया था और उद्योगपति साथियों ने उनसे चर्चा भी की थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी हमारे पॉइंट्स थे उसमें से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60% जो हमने उनके सामने जो इशू रखे थे उनको बजट में इन्होंने रखा हुआ और उनको राहत प्रदान किया और उसमें बजट में एलोकेशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें अगर ये इस प्रकार का एक्शन अगर सरकार लेती है तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें उद्योगपतियों को फायदा होगा। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं, तो सबसे पहले तो जो हम 2014 से इस बात को कह रहे थे कि जो हरियाणा प्रदेश में जो अनरेगुलराइज्ड जो क्षेत्र है हमारे, हमने सीएम साहब से कहा था कि रेजिडेंशियल एरियाज के तो आप नियमित करते जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी हमारी इंडस्ट्रीज का नंबर उनको रेगुलराइज करने का नहीं लगाया। तो वो बात अभी सीएम साहब ने बजट में रखी है कि अगर 50 उद्योगपति उस क्षेत्र से कोई भी एप्लीकेशन दे के इस बात के लिए प्रार्थना करता है तो उनको हम उसको रेगुलराइज करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें एक बात कंडीशन लगाई है जो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तो जब 10 एकड़ जो लैंड की बात की है वो अगर उस चीज को वो एग्जाम करें और उसमें मिनिमम 5 एकड़ की बात करें तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के जो अनअप्रूव्ड एरियाज में हमारे उद्योग लगे हुए हैं, जो कि हर प्रकार का सरकार की सहायता भी करते हैं टैक्सेस के माध्यम से, तो उस चीज को अगर वो करेंगे, अभी तो बजट में चर्चा हो रही है और उस चर्चा में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 एकड़ की सीमित सीमाएं वो लगा दें तो हरियाणा प्रदेश के उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात अगर हम करें कि म्युनिसिपल पार्किंग की हमने बात करी थी कि भाई जो भी नए इंडस्ट्रियल एरियाज बने, जो मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बोर्डिंग की है, म्युनिसिपल पार्किंग की है, तो जो भी नए क्षेत्र बनेंगे, नए इंडस्ट्रियल एरियाज आएंगे, उसमें पार्किंग की सुविधाएं हैं, डॉर्मिटरी है, डिस्पेंसरी है, फैसिलिटी है, शॉप्स है, पार्किंग फैसिलिटी, सारी चीजें वो सीएम साहब ने या वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि उसको हम नए इंडस्ट्रियल जो कलेक्टर होंगे उसमें करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार की बात सीएम साहब ने ये कहा है। इंक्यूबेशन सेंटर का पॉइंट हमने एक स्पेशल वर्ड के माध्यम से उनके सामने रखा था। जिस प्रकार से बच्चा जब पैदा होता है और उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, तो ऐसे ही हमारे जो ITI के बच्चे हैं, अगर वो निकल के आते हैं तो उनको एक इस प्रकार की ट्रेनिंग देके उनको ये तैयार किया जाए कि वो एक अच्छा उद्योग लगा सके और उद्योग लगा के अपना भी निर्वाह करें और दूसरों को भी रोजगार दे सके। ये भी एक बात आई है जो मैं इसको अच्छा समझता हूँ कि सीएम साहब ने जो ये बात कही है वो बहुत अच्छी कही है और हमारी इस बात को उन्होंने माना है। बिल्कुल। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एनवायरमेंट के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, तो जो हमारा प्रदूषण जो बात है उसमें भी जैसे पुराने जो जनरेटर्स लगे हुए हैं और उस जनरेटर्स के लिए हम ये बार बार कह रहे थे कि नए जो RECD है इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, उसके लिए कुछ सब्सिडी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए।
वो बात भी सीएम साहब ने कही है। तो मैं अपने अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कुछ इस बारे में कि ऐसा नहीं, ये इंडस्ट्रीज के लिए काफी कुछ सरकार ने दिया है, और हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि वो इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज के लिए वो काम करते रहे और हमें तो इसमें राहत प्रदान होती रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो हमने बार बार कहा कि 24 घंटे पावर की जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो सीएम साहब अभी वो कह रहे थे बतौर वित्त मंत्री कि यमुनानगर में कोई अपग्रेड करेंगे वो प्लांट को, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आगे आगे टाइम में भी देखना होगा कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं कितना ज्यादा उनसे लाभ भी पहुंचता है प्रदेशवासियों को। पंकज जी, क्योंकि योगेश जी थोड़ा सा कंफ्यूज है, सबसे बड़ी जो योजना है महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, उसको लेकर ऐलान किया गया है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एक बार वो समझा दीजिए। हाँ, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता हैं योगेश, इनकी विपक्ष में है ना, विपक्ष में बैठ के किसी भी अच्छी चीज को सराहना तो इनके बस की बात नहीं है, तो कमियां निकालनी है। आज सुबह जब तक बजट नहीं आया था तब तक कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता कहते थे 2100 लाडो लक्ष्मी योजना नहीं लागू की, आज तक नहीं की, अब नहीं की, आज लागू कर दी है। उसके लिए बजट एलोकेशन भी हो गया है, तब भी इनको परेशानियां हैं। इन्होंने किसानों के लिए भी बात की, इन्होंने उद्यमियों इंडस्ट्री के लिए बात की थी, लेकिन इंडस्ट्री के हमारे साथी बैठे उन्होंने सारा अपने आप में संक्षेप में बता दिया कि जो गुड़गांव में बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बैठकें हुई और जो इन्होंने सुझाव दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मैंने जनता के साथ संवाद किया, अलग अलग सेक्टर्स में बैठ के बातें की है और उन्हीं को अपने बजट में सर्वसमावेशी बजट जिसलिए कहा जा रहा है, जिन जिन से बैठ के हुई, जिन जिन वर्गों से बातें हुई, जिनके लिए बजट में होना चाहिए, वो सारी बातें आज हैं। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर की इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक कहा है और इनका सजेशन रहा होगा, तभी सीएम साहब के जहन में ये बात गई होगी कि ऐसा हमारे इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि नए बच्चे आए और उनको हम काम सिखाएं ताकि वो नई इंडस्ट्री की तरफ बढ़े। पंकज जी, योगेश जी जानना चाह रहे हैं ये जो क्राइटेरिया रहने वाला है लाडो लक्ष्मी योजना का, क्या सभी महिलाओं को और मिलेगा इसका लाभ और किस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर रहता है? देखिए, इसमें आने वाले समय में सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतिम रूप दे दिया गया है। वो सारी चीजें किसको कैसे मिलेगा, 2100 रुपए प्रति माह, वो 5000 रुपए का जो बजट एलोकेशन हुआ है वो महिलाओं के लिए हुआ है और 2100 रुपए प्रति माह किन किन को मिलेगा वो बहुत जल्दी वो जो रेगुलेशंस बनी है उनके माध्यम से हरियाणा की जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उन तक ये 2100 रुपए प्रति माह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो योगेश सिहाग जी को बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर इफ और बट कुछ होता है तो भी जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है योगेश जी, वो पूरा का पूरा लागू करेंगे इन 5 साल के अंदर। और जो 5000 का हमारी बहनों के लिए 5000 करोड़ का जो बजट आज एलोकेट हुआ है, उससे हमारी बहनों के अंदर अति उत्साह है, खुशी है कि अब महिलाओं का जो उनको जो अभी तक इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट आने से पहले ही कह दिया था कि इस बजट के अंदर हम अपनी बहनों को ये जो 2100 की लाडो लक्ष्मी योजना है इसके तहत बजट का प्रावधान कर रहे हैं और इस वित्त वर्ष के अंदर हमारी बहनों को, माताओं को वो 2100 रुपए प्रति माह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो योगेश सिहाग जी को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को, जितनी भी हमारी माताओं बहनों के लिए जो क्राइटेरिया बनेगा, जो चीजें आएंगी सामने, वो सबके सामने पटल पे होंगी। पंकज जी, आप ही की बात का जवाब ले लेते हैं योगेश जी से, जवाब दीजिए सिहाग जी। देखिए, स्पष्ट है मैडम, अभी बेनीवाल जी की बात से भी, और जो बजट अलॉट किया है, आप देखिए आधी आबादी है हरियाणा में हमारी बहनों की, माताओं की, उसके अनुरूप 5000 करोड़ रुपए अगर 2100 रुपए के अनुपात में उसकी मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी नहीं बैठता। तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपने संकल्प पत्र को अपनी आत्मा, घोषणा पत्र, तरह तरह के जो नाम देती है, वो खाली एक चुनावों में वोट हथियाने का इनका प्रोपगंडा रहता है। और जो आप देखना, मैं स्पष्ट रूप से आज के चैनल पे दावे से कह रहा हूं, जब इसकी पूरी गाइडलाइन आएगी उसमें ये इनकम का या कोई ना कोई कई तरह की ऐसी कंडीशन लगाएंगे। कुछ तो बजट में आपको अच्छा लगा होगा, कोई तो ऐलान आपको समझ में आया होगा। से वंचित हो जाएं। अब आप देखिए, हरियाणा में
75% बीपीएल परिवार हैं। और बीपीएल के लिए स्कीम में आप देखिए, क्योंकि भाजपा राज में बीपीएल बढ़े हैं, घटे नहीं हैं, और ये इसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमारे राज्य में देखिए बीपीएल गरीबी बढ़ी है। तो सिर्फ आप देखिए उनके लिए आप क्या योजनाएं लेके आ रहे हो। एक डिपार्टमेंट है सरकार का जिसके खुद मुख्यमंत्री चेयरमैन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको पहले हुड्डा के नाम से जानते थे। पिछले 2014 के बाद से, जब से कांग्रेस की सरकार गई है, पूरे हरियाणा में कोई भी हुड्डा का नया सेक्टर नहीं आया है। वो एक सपना होता था हर व्यक्ति को अपना मकान मिल सके, प्लाट मिल सके, लेकिन अब हुड्डा ने क्या करना शुरू कर दिया, प्लाटों की भी बोली लगाते हैं, जो जितनी बड़ी ऑक्शन देगा उसको प्लाट मिलेगा। अच्छा योगेश जी, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर देखिए आप सत्ता में बैठे हैं तो आप आलोचना तो माफ कीजिएगा विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष की आलोचना आप करेंगे, लेकिन बजट ये प्रदेशवासियों के लिए है, प्रदेश के लिए है। फैक्चुअल बेस पर बात कर लेते हैं, कोई तो ऐसा ऐलान होगा या घोषणा जो शायद आपको भी ठीक लगा हो कि हाँ प्रदेशवासियों के हित में ये घोषणा है। तो ये हम सब लोग, योगेश जी मेरा सवाल आप सुन लीजिए पहले, क्योंकि देखिए लाजमी तौर पर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आलोचना करना आपका फर्ज है सत्ता पक्ष का, लेकिन जो बजट है वो पूरे प्रदेश के लिए है, प्रदेशवासियों के लिए है, और आप भी चाहेंगे कि प्रदेशवासियों के हित में ही घोषणाएं हो, काम हो, ऐलान हो, चाहे सरकार कोई भी हो। आखिर में तो मकसद आप सभी का यही रहता है ना। तो फैक्चुअल बेस पे हम बात कर लेते हैं कि कोई तो एक ऐलान या घोषणा जिससे शायद सेटिस्फेक्शन आपको भी मिली हो। फील्ड के लोगों से बातचीत की, वाइस चांसलर से मीटिंग करी, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आपने क्या प्रोविजन रखा है बजट में, जो आपके आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। आप देश का भविष्य कैसे तैयार करोगे? आपके पास सरकारी, आपने 2 लाख पद आज खाली है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पद खाली है, उस पे आपने क्या प्रोविजन किया है बजट में? आप बता दीजिए मुझे। बता दीजिए पंकज जी, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए योगेश तिहार जी को तो जो 80 पेजों का जो बजट आया है, जो नायब सिंह सैनी जी ने रखा है, उसमें से कुछ भी एक चीज, क्योंकि आपने भी ठीक कहा कि ये विपक्ष में तो आलोचना करना या कमियां निकालना या ये कह देना कि ये नहीं हुआ, तो वो एक बहुत आसान सी चीज है, लेकिन चीज को पढ़कर समझकर ये बताना कि ये हरियाणा की जनता के पक्ष में हुआ है, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो ये बहरहाल योगेश तिहार जी के बस की बात नहीं है, इसलिए वो इसको तरीके से स्टडी नहीं कर पाए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब हर 10 किलोमीटर पर एक मॉडल संस्कृति विद्यालय बनेगा, क्या वो हरियाणा के बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं? मैं आपसे एक एक सवाल पूछता जाऊंगा। हाँ या ना? शिक्षक तो दीजिए, शिक्षक नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया, विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने भी बताया है आपको करनी है, आधे से ज्यादा पद खाली है। अरे मेरे भाई, आपका ये प्रोपेगेंडा पिछले 10-15 साल से हरियाणा की जनता ने फेल कर रखा है, तो क्यों बिना बात उसकी रटी रटाई स्क्रिप्ट को आप बोलने की कोशिश करते हैं? मतलब आप ये चाहते हो जनता की बात को ना उठाएं, आप हमें लाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे यूपी से हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर जो जितने भी जिला अस्पताल है सारे के सारों में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट लगेगी। आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? आप बताएं तो हाँ या ना में, ये भी अच्छी नहीं लगी क्या कि भाई सरकारी अस्पताल है उन्हें 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट लगेगी, वो अच्छी नहीं लगी? ये सरकारी अस्पतालों के अंदर हुए 5 साल हो गए हर जिले में देने की, अल्ट्रासाउंड आपने 2019 में भी की थी। मेरे भाई एक मिनट, एक लाइन घोषणा पत्र देखिए आप। अरे मेरी आपको नसीहत है, आप 2019 का अपना घोषणा पत्र देख लीजिए। अरे एक लाइन और सुन लो, सरकारी अस्पताल जो जिला अस्पताल है उनमें सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, एनालाइजर, ब्लड एनालाइजर, ये सारे लगेंगे। क्या आपको खुशी नहीं होगी कि आपके क्षेत्र के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी? आज तक क्यों नहीं हुई वो बजट? आपने कहा घोषणा पत्र तो पहले भी था। आज वेंटिलेटर नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं है। आज ये हालात है प्रदेश के। क्या होती है क्रिटिकल केयर यूनिट, पता है क्या आपको? क्रिटिकल केयर यूनिट में आता क्या है? वो वेंटिलेटर ही आते हैं, 50 बेड वेंटिलेटर के साथ रखे जाएंगे आपके जिला अस्पताल के। बता दीजिए, आप सुनना नहीं चाहते? आप बता दीजिए, बिहार में आज भी नहीं है, सुनना नहीं आ रहा, नहीं है इंटरप्टेड आपके बीच में।
मतलब हद है। आपको क्रिटिकल चलिए, ठीक है। केयर यूनिट का मीनिंग मालूम है? पंकज जी, कि उसके योगेश अंदर जी, मैं वेंटिलेटर लौटूंगी होंगे, आपके पास। उसके आप अंदर अपनी ऐसी बात सुविधाएं पूरी करिएगा होंगी, दोनों ही जिसमें लेकिन हम पेशेंट किसी भी इस कंडीशन का आ जाए वो ठीक है, बजट आज पेश हुआ है, ऐसा ना हो कि हिमालय, केवल हम इसी हिमालय। लड़ाई में रहकर रह जाएं और अलग 11 अलग जो साल से भी वर्ग है आपकी जिनके लिए सरकार तमाम थी, जो फिर अभी ऐलान तक हुए आपने हैं क्यों नहीं किया? उनके बारे में चर्चा ना कर देखिए पाए, इसलिए मैडम, मैं 11 साल से जेएन मंगला जी आपके पास आती हूँ। उद्योग जगत के बारे में आप तमाम जो बातें हैं वो रख रहे हैं लगातार। देखिए, जब सीएम को बजट पेश करना था, ठीक है योगेश जी, लौटेंगे आपके पास। जेएन मंगला जी, जब मुख्यमंत्री को बजट पेश करना था तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने लगातार कई बैठकें की और खासतौर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो तमाम उद्योग जगत के भी जो बड़े बड़े नामचीन चेहरे हैं उनके साथ मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं और उनसे भी उनकी जो राय शुमारी है कि बजट कैसा होना चाहिए या फिर आपके सेक्टर को क्या चाहिए उसको खासतौर से जोड़ा भी गया है। वाणिज्य विभाग को लेकर खासतौर से आज जो 1848.12 करोड़ रुपए का जो बजट जो है प्रावधान दिया गया है, इससे आपको क्या लगता है हरियाणा में इतने बड़े प्रावधान से किस तरीके से जो हरियाणा है वो खासतौर से इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ पाएगा, भविष्य कैसे रह पाएगा इसका? मंगला जी, सवाल आपसे है। मंगला जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद मंगला जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी के पास आऊंगी। हालांकि लगातार देखिए सरकार के मंशा पर बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सवाल उठाए हैं और आज भी और आगे भी सवाल जवाब का जो दौर है वो चलता ही रहेगा। लेकिन पंकज बेनीवाल जी, आज ही बजट पेश हुआ है, मैं चाहूंगी कि आप वो बड़ी बातें बताएं जो चर्चा जो है लगातार जिस पर हम कर भी रहे हैं, जो जनता इस वक्त देख रही है सूरज समाचार को, वो आपके थ्रू समझ पाए कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण योजनाएं है वो सरकार लेकर आ रही है, सरकार की मंशा जनता को लेकर क्या है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या फिर लड़कियों को लेकर हो या फिर जो रोजगार की बात लगातार योगेश जी कर रहे हैं युवा वर्ग को लेकर हो। पंकज जी, देखिए, पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का बीते 10 वर्षों में ई गवर्नेंस पे पूरा फोकस रहा। उसको लेकर के आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से किस तरीके से हरियाणा आगे निकले, उसमें एआई हरियाणा मिशन के तहत 2 हब बनाए जाएंगे, एक गुरुग्राम के अंदर, एक पंचकुला के अंदर। उसमें विश्व बैंक से भी हमारे को सहायता मिलेगी और हरियाणा के जो युवा हैं उनको एआई के माध्यम से और अपने हरियाणा को विकसित और अपने आप को और आगे निकालने की चीजें मिलेंगी। नशे से बचने के लिए भी संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूरे विधानसभा के अंदर संकल्प करके उस संकल्प का भी डिफरेंशिएट किया गया है। सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, इसके तहत 10 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। जिस तरीके से हमारा युवा आज नशे के गर्त में है वो सबको दिखता भी है, तो उससे हटाने के लिए अपने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वो खेलों के माध्यम से आके हैं, वो कबड्डी में आ गए हैं, खो खो में आए और बाकी जो चीजें हैं, खेल नर्सरी जो पहले 1500 थी उनको 2000 किया जा रहा है। तो हमारे युवाओं को खेल के माध्यम से जो 2036 के अंदर ओलंपिक होने वाला है वहां पर और 36 ओलंपिक गोल्ड मेडल हरियाणा से निकले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री उनकी आशा है वो अपने हरियाणा के युवाओं को खेल के प्रति, ना कि नशे के प्रति, नशे से हटा करके खेल के प्रति उनको जागरूक करने के लिए ऐसी योजनाओं को लेकर के आए हैं। किसान प्रधान प्रदेश है हमारा किसानों के लिए जितनी भी चीजें हैं, जो बातें चलती थी कि भाई नकली बीज है, नकली कीटनाशक दवाइयां हैं, उन सबको किसानों को उन सबसे बचाने के लिए भी एक बिल पेश किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने जैसे कहा कि 20 वर्षों तक जो मालिकाना हक दिया, उसी तरीके से ये बिल भी लाया जाएगा कि कीटनाशक और नकली जो बीज आज बाजार के अंदर कोई ऐसे जो गिद्ध जैसे जो निगाह लगा करके बैठे हमारे किसान भाइयों पर भी, उन लोगों को हटाया जाए वहां से, हमारे किसानों को अच्छा बीज मिल पाए। जो महिलाएं 1 लाख तक का ऋण लेना चाहती हैं, जो कि डेयरी का या कृषि का या बागवानी का, पशुपालन का, मत्स्य पालन का, इन विभागों में काम करते हुए 1 लाख तक का भी ऋण लेती हैं तो वो कर्ज मुक्त होगा। उन पर कोई भी ऐसा जो कर्ज है, जो लोन, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सरकार वहन करेगी, हमारी बहनों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक खेती के लिए भी नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो पहले 25,000 एकड़ को हमने चिन्हित किया था,
अब उसको हम 1 लाख एकड़ तक लेकर के जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या हमारे किसान किस तरीके से अग्रसर होकर के और अच्छी खेती कर पाए, प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। धान की सीधी बुआई है किसानों के लिए, जो पहले मेरी विरासत मेरा पानी मेरी विरासत जो पोर्टल है, ये योजना थी, उसके माध्यम से जैसे धान की खेती जो साथी करते थे उनको पहले 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता, उसको बढ़ा करके 8,000 प्रति एकड़ किया गया है। और जो धान की सीधी बुआई करते थे उसके लिए भी जो 4,000 रुपए प्रति एकड़ होता था उसको बढ़ा करके 4500 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। अब सभी जैसे खरीफ की फसलों के टाइम पर 1 गेट पास कर दिया गया था, तो अब सभी फसलों के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए 1 गेट पास की जो नियम है वो आ गया है। पहले बीज प्रशिक्षण के लिए सिर्फ हरियाणा के अंदर 4 ही लैब हुआ करती थी, अब वो पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर बीज प्रशिक्षण की लैब आ जाएंगी, ताकि जो नकली बीज है उसको जल्दी पकड़ा जाए और उन लोगों पे सजा की जाए कि भाई आप लोग नकली बीज क्यों बेचते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आज हरियाणा के किसानों के लिए हो रही हैं। दक्षिण हरियाणा का जो पलवल जिला है उसमें भी बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है उसको स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम के अंदर फूल मंडी लगाई जाएगी, क्योंकि फूलों का जो व्यापार है वो हमारे गुरुग्राम जो एनसीआर का क्षेत्र है बहुत बड़ा, जहां से हरियाणा का बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, वहां पर फूलों की डिमांड और फूलों का आवाजाही ज्यादा है, तो वहां पर फूल मंडी भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित की जाएगी। हिसार के अंदर कमाल देखिए ना, एयर कार्गो, यानी कि वहां पर एक गोदाम भी बनाया जाएगा। किसान साथी जो बाहर से जो निर्यात भी कर पाएंगे तो वो वहां पर भी चीजें हरियाणा से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। तो वहां पर हिसार में एयर कार्गो एक गोदाम बनाया जाएगा। ठीक है पंकज जो जी, पशु बीमा योजना है, सवाल कर लेते हैं। योगेश जी, देखिए पंकज जी ने तो एक लंबी लिस्ट यहाँ पर सुना दी है और उन्होंने कि प्रदेशवासियों को ऐसे फायदा होगा, ऐसे लाभ होगा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पर आपको तो कुछ इसमें पसंद ही नहीं आया है। देखिए, इस लिस्ट में सबसे बड़ी आज जो हरियाणा में बेरोजगारी की युवाओं के साथ मार है, हरियाणा सबसे बड़ा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। तो युवाओं के लिए भी तो काफी ऐलान किए गए हैं ना, काफी घोषणा हुई है युवाओं के लिए। देखिए, रोजगार के लिए ना तो बजट में जो 2 लाख ये खुद मान रहे हैं कि पद खाली है, भर्ती सरकार करना नहीं चाहती, छटनी करती जा रही है, और सिर्फ जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से पहले कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से रखे जाते थे कच्चे एम्प्लॉइज, अब HKRN एक इन्होंने, ये भी एक गवर्नमेंट की एनजीओ है जिसको एक ये स्टेट लेवल की वो कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ी कंपनी है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। तो आप देखिए जितने इन्होंने उपलब्धियां गिनवाई है, आप सुनिए मैडम, जितनी आप सुन रहे थे सभी दर्शक भी सुन रहे हैं, एक मुझे ऐसी अचीवमेंट बता दीजिए जिससे युवाओं को लाभ होता हो, रोजगार मिलता हो, किसानों को उनका MSP मिल जाए, फसलों का भी, फसल सरसों और जो ये आने वाली है, आप दिलवा देना पंकज बेनीवाल जी, मैं दावा करता हूं आप MSP पे अगर खरीद हो जाए, और मैं आपकी सिर्फ झूठे दावे कोई भी कर देगा। और हमारे पूर्व के वित्त मंत्री है प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कल ही पूरा खुलासा किया है, जितना ये बजट का प्रोविजन बता रहे हैं, पिछली बार इन्हीं की सरकार ने 24-25 में, मैं आंकड़े दे सकता हूं, लगभग 90% पैसा लैप्स हुआ है बजट का, ये प्रोविजन रखते हैं और वो खर्च ही नहीं होता इनसे, क्योंकि इनकी कोई, ना तो इनकी कोई योजना है, ना ये एक जो सिर्फ एक ढोंग करते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद मतलब इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने आप में कोई फैसला ले सके। मैं समझता हूं भगवान उन्हें भी शक्ति दे अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम बने। जवाब दीजिए आप योगेश जी की बात का। योगेश जी की बात मेरे को इको हो रही थी, क्या आप मेरे को रिपीट कर पाएंगे, क्या उनका सवाल रहा है? वो बोल रहे हैं कोई भी एक ऐसी योजना जिससे लाभ हो, कोई भी ऐसी योजना नहीं है। बोल रहे हैं कि सीएम की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है खुद से, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। देखिए, और हाँ, पिछले बजट, जो पिछला बजट था उसमें से 90% लैप्स हुआ है, कोई भी खर्च नहीं किया गया है योजनाओं में। मैं अब ना आपसे एक ही सवाल मेरा आपसे है कि योगेश सिहाग जी से पूछे, क्योंकि उनकी आवाज में कोई इको हो रही थी।
जो आंकड़े लेकर के बैठे हैं कि 90% लैप्स हो गया, जरा एक बार सामने लेकर के आए वो श्वेत पत्र जिस पे ये यूं कह पाए कि 90% लैप्स हो गया और हरियाणा की जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। मैं इससे ज्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ उनसे ही पूछना चाह रहा हूँ। आपने खुद स्वीकार कर लिया बेनीवाल जी, आपको 10 आंकड़े साल दिखाओ ना के यार, आंकड़े कुछ काम नहीं हुआ। आपने खुद से, मैं आंकड़े अभी कर देता हूँ, ऐसे चिल्लाओगे, ऐसे आंकड़े दे रहा हूँ, नहीं लो ऐसे आंकड़े चिल्लाओगे। तो मैं दे रहा हूँ आपको आंकड़े दिखाओ, मैं अभी दे रहा हूँ आपको। कौन सी साइट पर है वो प्रॉपर बताना, कौन से अखबार से पढ़ी होगी आपने या किसके अभिभाषण में ऐसा रहा होगा, जरा वो सारा पूरा इस चैनल के माध्यम से बताना, नहीं तो फिर माफी मांगना कि मैंने झूठ बोला था। बिल्कुल, मैं आपको अभी आंकड़े देता हूँ, आपकी ही ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे मैं अभी दे रहा हूँ। कांग्रेस के एक एक साथी का जो झूठ है वो हरियाणा की जनता के सामने पर्दाफाश करेंगे हम आपका, कि कुछ भी आप लोग बोलना चाहिए, आपका भी पता लग जाए, बोलने नहीं देंगे आपको, निकलेंगे भी नहीं, ये याद रखिए बेनीवाल जी, हमारे कभी झूठे आंकड़े नहीं होते। रखी थी, इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के आपने ये बातें बोल दी, तो इसका मतलब कोई ना कोई एविडेंस तो होगा आपके पास। भाई हमारे पास, हम बोल रहे हैं तो हमारे पास बजट की कॉपियां हैं, हम अपनी कॉपी लेके बैठे हैं यहाँ पर और बता पा रहे कि भैया ये हमारे काम हुए हैं। तो आप ठीक है, आपने कौन सा आपका वो रहा? ठीक है, एक सवाल जयंत मंगला जी आपके साथ हम लेते हुए 1848.12 करोड़ रुपए जो है वो उद्योग जगत के लिए आवंटित किए हैं सरकार ने। इतने बजट से किस तरीके से विकास हो पाएगा हरियाणा का? मंगला जी। देखिए मैडम, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें कुछ चीजें मैं वो बताना चाहता हूँ जी कि अभी बजट में 1848 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन किया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि उसमें शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना होगा, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश के एग्जिस्टिंग, जिसको मैं कह सकता हूँ जो चल रहे हैं, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग हमारे क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरियाज के हैं, वहां पर अब 1848 करोड़ रुपए वो किसी जगह पर लगेंगे ये तो अभी कहना मेरे लिए मुश्किल है, वो तो सरकार ही बताएगी। लेकिन वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बड़ी कमी है हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में, उसके लिए भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो आज के समय में जो ट्रैफिक की समस्या है वो बड़ी भारी है हर स्थान पर, और मैं बात करूँ अगर गुड़गांव की, इसके लिए हमने और भी निवेदन किया था और बजट में ये पॉइंट्स भी माननीय सीएम साहब को हमने दिए थे कि सोना से जो हमारा पलवल केएमपी पर जो रोड जाता है वहां पर इतनी बुरी हालत है, वहां पर भी कोई ना कोई या तो मेट्रो लाइन का विस्तार हो गुड़गांव से वहां तक, या वहां पे फ्लाई ओवर बनने का एक प्रोविजन होना चाहिए। तो ये जो चीजें हेलीपैड की अभी जो बात आई 16 एकड़ में बढ़ाने की, वो भी स्वागत योग्य एक कदम है जो बजट में प्रोविजन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। तो ऐसी बहुत सी और भी चीजें हैं जो सरकार को उद्योगों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इतना विशेष तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो शहरों में जो ट्रैफिक की हालत बड़ी दयनीय है, कहीं जहाँ पर फ्लाईओवर बनने की आवश्यकता है वहाँ फ्लाईओवर बनाए जाए, वहाँ अच्छी सड़कें बनाने की जरूरत है, अच्छी सड़कें बनाई जाए, ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम अगर कहीं लगने हैं उसमें वो बजट में एलोकेशन का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार से जो मेट्रो लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश में बिछाई जाए। मेट्रो लाइन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि इसी से ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर बजट में चर्चा करनी चाहिए, इस पर बजट में प्रोविजन, इसका एलोकेशन फंड भी होना चाहिए। अच्छा जयंत मंगला जी, क्योंकि देखिए अच्छे नए प्रस्ताव जो है वो रखे गए हैं, जिसमें से एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है और सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ का एक फंड्स बनाने के लिए प्रेरित भी करेगी। आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया है, प्रस्ताव जो मुख्य तौर पर रखे गए हैं उनमें से ये एक है। ये 1848 करोड़ का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किस किस क्षेत्र में कितना पैसा किस तरीके से लगेगा, इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो चीजें आई है सामने बजट में, जो देखने से लगता है कि सरकार की नीयत ठीक लगती है, और इस नीयत से हमें उम्मीद है कि औद्योगिक विकास होने की हमें पूरी आशा है। और समय समय पर अगर मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे, हम उनको और भी कोई ना कोई सुझाव ऐसे दे सकते हैं जिसमें एक बहुत अच्छा औद्योगिक विकास हो सके। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, 1957 का बना हुआ, और समय समय पर हम सरकार को सुझाव देते रहते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट हो। मारुति प्लांट यहाँ पर आया, उसके बाद हरियाणा का विकास हुआ, और जिस तरीके से अब सोनीपत में खरगोदा में प्लांट आया है, कल परसों की एक खबर थी, आपने भी देखी हमने भी पढ़ी, कि वहाँ पर भी बहुत ही जल्दी 10 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जो पुराने ठीक है, बिल्कुल मंगला जी, निश्चित तौर पर ऐसे तमाम जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, इससे जनता जो है वो लाभान्वित होगी। एक आखिरी सवाल पंकज बेनीवाल जी आपसे है, अब विधानसभा में तमाम जो विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके विकास के लिए अब विधायकों को 5 करोड़ रुपए जो है उसकी राशि आवंटित की जाएगी, 3 किश्तों में राशि दी जानी है। आपको क्या लगता है, आपसे समझना चाहूंगी, इससे तमाम जो विधानसभाएं हैं, क्योंकि विधायक केवल एक पार्टी के नहीं, तमाम विधायक हैं अलग अलग दलों के, तो उससे विधानसभाओं में जो विकास होगा वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर एक जो विधायक होता है उसके पास अपना एक फंड होना चाहिए, ताकि वो भी अपनी जगह के क्षेत्र की जो प्राथमिक जो चीजें हैं, जो चीजें कई बार सरकार का जो अपना बजट होता है उसके हिसाब तो हो ही जाती है, लेकिन अगर विधायक को लगता है कि मेरे पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ये काम और होने चाहिए, तो वो प्राथमिकता के तौर पर उन चीजों को लेकर के करा सकते हैं। और ये किसी एक बीजेपी के लिए नहीं है या कांग्रेस के लिए नहीं, जितने भी तमाम 90 के 90 विधायक बन के आए, 90 के 90 विधायकों के लिए ये चीज है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में ये शब्द बोल रहे थे, तो विपक्ष ने थोड़ा सा हंगामा सा किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई परेशान ना हो, मैं दोबारा इस चीज को पढ़ देता हूं। उनको शायद सुनने में उस समय पर कुछ कमी रह गई होगी। तो नायब सिंह सैनी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सभी को 5 करोड़ रुपए तक की राशि, और वो 3 किस्तों में कैसे कैसे मिलेगी वो भी उन्होंने बताया। बिल्कुल कि भाई जो पहला पैसा जाएगा उसका 70% वो पहले अपना यूज कर लें, और फिर नई जो किस्त है वो उनको मिल जाएगी, और अपने कामों की लिस्ट समय देते रहे और अपना पैसा लेते रहे। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि घोषणाएं काफी हुई है, अभी योजनाएं जब लागू होंगी आगे हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे रहने वाला है। और क्योंकि अभी जो बजट आया है उसको लेकर हमने चर्चा की, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए भी। हरियाणा का बजट क्योंकि पेश हुआ है, और ऐसे में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली बार